मेरे देशवासियों, नमस्कार। मेरा नाम किशोर गजभिये है और मैं नागपुर, महाराष्ट्र से हूँ। पिछले एक हफ्ते में या उसके आसपास अपने देश में कुछ 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। उसमें से एक घटना ये है कि हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार जी, इन्होंने आत्महत्या की। एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी, और वो भी करीब 24 साल की जिनकी सीनियरिटी है, ऐसे ऑफिसर को आत्महत्या जैसा एक एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ता है। इसके पीछे क्या कारण है? कौन सी बातें ऐसी हुई है जिसके लिए वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हुए? इन सब बातों पर वृत्तपत्रों में, न्यूज़ में काफ़ी बातें आ चुकी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम अपने समाज की तरफ से पूरे देशवासियों के सामने रखना चाहते हैं, और इसीलिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। पूरन कुमार जी की पत्नी स्वयं आईएएस ऑफिसर हैं और अमनीत कुमार जी जो है, उनके परिवार में और भी आईएएस ऑफिसर हैं। कहने का मतलब ये कि उनका परिवार पढ़ा लिखा और उच्च स्थिति में या हायर पोस्ट में वो नौकरी करता था, और वो कोई ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं थे, काफ़ी पढ़े लिखे और ऊंचे ओहदे पर काम करने वाले लोग थे। ऐसा होते हुए भी पूरन कुमार जी को इतना टॉर्चर किया गया सर्विस में कि जब हम उसके डिटेल में जाते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। उनकी जो 8 पन्नों की एक फाइनल नोट है, जो उन्होंने सुसाइड नोट के रूप में लिखा है, उसमें काफ़ी बातों का खुलासा उन्होंने किया है, और इसी खुलासे के आधार पर अभी करीब 13 लोगों पर एफआईआर लॉन्च हुई है। एफआईआर 13 लोगों पर दर्ज हुई है, जिसमें आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि चीफ सेक्रेटरी श्री अनुराग रस्तोगी, इनके ऊपर एफआईआर हुई है। डीजीपी श्री शत्रुजीत कपूर, इनके ऊपर एफआईआर हुई है। एसपी रोहतक नरेंद्र बिजरानिया, इनके ऊपर एफआईआर हुई है। और इसके अलावा जो कुल मिलाकर जो ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर पूरन कुमार जी के सुसाइड नोट के आधार पर एफआईआर लॉन्च हुई है, उसमें 9 आईपीएस अधिकारी है। 9 आईपीएस अधिकारी, बड़ी संख्या है, और एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। इसके अलावा 3 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है। कुल मिलाकर 13 लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है, और मामला इतना गंभीर हो चुका है कि श्रीमती अमनीत कुमार, जो उस समय 7 अक्टूबर को जब पूरन कुमार जी ने आत्महत्या की, खुद को अपने गन से उन्होंने शूट किया, उस समय अमनीत कुमार जी अपने ऑफिशियल काम से जापान गई हुई थी और डेलीगेशन के साथ वहाँ थी। वो जब वापस आई तो उन्होंने भी कुछ और खुलासे किए, और ये खुलासे इतने भयंकर है कि आपको सुनते हुए भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। इस प्रकार की बातें उस सुसाइड नोट में लिखी हुई है। पूरन कुमार जी ने अपने सुसाइड नोट में जो खुलासे किए हैं, उसमें उन्होंने कई आरोप प्रशासन के ऊपर लगाए हैं। कुछ पुलिस प्रशासन पर लगाए, कुछ आईएएस ऑफिसर्स पर लगाए हैं, और जो उसके डिटेल में अगर हम जाते हैं तो बहुत सारी बातों का खुलासा होता है। उन्होंने ये कहा कि मुझे हर बार सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, जानबूझकर प्रताड़ित किया गया। मुझे जब मेरे पिता बीमार थे तो पिता से मिलने के लिए छुट्टी तक नहीं दी गई, और मेरे न जाने से गांव में उधर पिताजी की डेथ हो गई, फिर भी उन्हें जाने नहीं दिया। उनको ऐसी ऐसी जगह पर पोस्टिंग दी गई। एक पोस्टिंग तो ऐसी थी कि उस प्रकार का कोई पद ही नहीं था, जो पद ही अस्तित्व में नहीं था, नॉन एग्जिस्टेंट पोस्ट के ऊपर उनको पोस्टिंग दी गई। इस प्रकार से उनको मेंटल रूप से हरास किया गया, प्रताड़ित किया गया। उनके ऊपर झूठे बदनामी कारक आरोप लगाए गए हैं। उनके ऊपर लोगों के द्वारा कंप्लेंट की गई, वो झूठी कंप्लेंट थी, और ये दर्शाने के लिए कि ये आदमी बहुत ही इनकॉम्पिटेंट है,
या सरकारी नौकरी में रहने के लायक नहीं है, इस प्रकार से एक माहौल तैयार किया गया, जो हमेशा किया जाता है। आईएएस ऑफिसर्स के या आईपीएस ऑफिसर जो ऊंचे पद पर होते हैं और जो आरक्षित पदों पर आते हैं या आरक्षित सीटों से आते हैं, उनके ऊपर प्रशासन में हमेशा अन्याय होता है। हमारे ऊपर भी हुआ है, लेकिन हमने उसको झेल लिया और हम फाइट करते रहे अपने करियर में। हमने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, स्वेच्छानिवृत्ति ली हमने, और उसका खुलासा यहाँ करना ठीक उचित नहीं होगा, लेकिन हम लड़ते रहे प्रशासन से और बाहर आ गए। तो ये अक्सर सीनियर अधिकारी के साथ होता है। कुछ लोग उसको झेल लेते हैं, अपमान सहन करते हुए जी लेते हैं, और कुछ लोग उसका सामना करते हैं। तो पूरन कुमार जी सामना करने वालों में से थे। वो लड़ पड़े सब लोगों से। उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। उन्होंने प्रशासन के जो कानून कायदे हैं उसके बारे में बात की। वो चाहते थे कि प्रशासन कानून से चले, नियमों से चले, रूल्स पर चले, और लेकिन कुछ अधिकारियों को वो पसंद नहीं था। जैसे कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह से उनकी क्या दुश्मनी थी, शत्रुजीत सिंह को उनको क्या गुस्सा था, ये तो पता नहीं। लेकिन शत्रुजीत सिंह ने ना उनकी बात सुनी, ना उनके साथ कोई सहानुभूति दर्शाई। जबकि एक जूनियर ऑफिसर जब डीजीपी को कुछ कहता है तो डीजीपी को सीरियसली उसके बातों पर गौर करना चाहिए और उसके ऊपर उपाय करना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं हुआ, और हमेशा उनके निवेदन को इग्नोर किया गया। उन्होंने कई निवेदन दिए, प्रशासन में गड़बड़ियां चल रही है उसके ऊपर निवेदन दिया, कानून से काम नहीं होता उसके ऊपर निवेदन दिया, उनकी अर्न लीव को भी मंजूर नहीं किया गया, उनके काफी पर्सनल काम थे वो भी उन्होंने मंजूर नहीं किए। इस प्रकार से एक टारगेट किया गया है, टॉर्चर किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, अपमानित किया गया है। एक ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर को, एक आईपीएस ऑफिसर को इस प्रकार से प्रताड़ित करना और पब्लिकली ह्यूमिलेट करना, ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है। उनकी पत्नी अमनीत कुमार ने जब आने के बाद जब अपनी कंप्लेंट लॉन्च की, जब उनका बयान लिया गया, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता का जो कलम 308(3) है, मतलब एक्सटॉर्शन का जो केस है, वो लगाया गया। अब एक्सटॉर्शन का केस उनके ऊपर कैसे लगाया जा सकता है? जो आदमी कानून के हिसाब से चलने वाला है, सच्चाई के हिसाब से चलने वाला है, उसको अपमानित किया गया पूरे प्रशासन ने, वो आदमी कैसे एक्सटॉर्शन कर सकता है? लेकिन ये एक्सटॉर्शन का झूठा केस उनके ऊपर, उनको केवल अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए और कॉर्नर करने के लिए उनके ऊपर लगाया गया। और यही था आखिरी जो हमला उनके ऊपर हुआ, पूरन कुमार जी के ऊपर। और वो सोचते रह गए, इतना प्रेशर में आ गए कि पत्नी भारत में नहीं है, घर में नहीं है, बेटियां घर में हैं, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। हमारा ये कहना है कि पूरे भारत का जो अनुसूचित जाति जमाती आरक्षित क्षेत्र से आने वाला जो समाज है, जो अधिकारी हैं, जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, जो अधिकारी वर्ग है, बहुत नाराज है। इस प्रकार की घटना अगर होती रही तो इस देश में फिर एक प्रकार का अराजक पैदा हो जाएगा। ये स्थिति आ गई है। एक आईपीएस ऑफिसर जो अभी जवान है, केवल 20-22 साल की सर्विस है, और उसके साथ अगर ये होता है तो उसका तो पूरा भविष्य खराब कर दिया आपने। और हरियाणा के डीजीपी, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, हरियाणा का एसपी या बाकी और भी लोग हैं, इन लोगों ने उसकी कोई मदद नहीं की। वो तो मेंटली परेशान थे, परेशान आदमी की मदद करनी चाहिए, लेकिन ऊपर और उसके ऊपर एक्सटॉर्शन का एक केस डाल दिया, झूठा केस डाल दिया, और उसको रजिस्टर्ड भी किया गया 6 अक्टूबर को। तो 6 अक्टूबर को ये केस हुआ और 7 अक्टूबर को उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस सारी बातों के लिए डीजीपी जिम्मेदार है, चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार है, वहां के आईएएस आईपीएस अधिकारी जिम्मेदार है। जिन जिन लोगों के नाम आखिरी के सुसाइड नोट में आए हैं, उन सब अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, और उनके ऊपर जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। एट्रोसिटी की केस तो लगती है, वो भी लगनी चाहिए, और भी जो भी केसेस लगती है वो सारी केसेस उनके ऊपर लगनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर उनको अपमानित किया गया, उनको ऑफिशियल एकोमोडेशन नहीं दिया गया, उनको ऑफिशियल कार नहीं दी गई। ये इस प्रकार की बातें कौन करता है? जो जातिवादी लोग होते हैं, जो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, ऐसे लोग
ये सारी बातें करते हैं। पता नहीं हरियाणा के अधिकारियों को क्या हो गया। इसके पहले हरियाणा में दलितों पर बहुत अत्याचार हुए, अब तो ऑफिसर पर भी अत्याचार हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि हरियाणा में संविधान के हिसाब से काम नहीं चल रहा है, हरियाणा में कानून के हिसाब से काम नहीं चल रहा है। हरियाणा में जो भी प्रशासन है, मैं मुख्यमंत्री पर ऐसे आरोप करता हूं कि आपने पूरन कुमार की हत्या के आत्महत्या के केस में आपका सहयोग है। डीजीपी के ऊपर आरोप करता हूं कि डीजीपी साहब, आपका यह हत्या के इसमें आपका सहभाग है। मैं चीफ सेक्रेटरी पर आरोप करता हूं कि पूरन कुमार की हत्या में आपका सहयोग है। और अभी हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम सब अधिकारी मिलके ये सारे केस का ये जो प्रकरण हुआ है, ये जो मामला हुआ है, इसका निषेध तो हम करेंगे ही, लेकिन हरियाणा सरकार पर उंगली जरूर उठाएंगे। और हमारे भावना इतनी आहत हुई है पूरे देश भर में कि मैं चाहता हूं कि पूरे देश भर के जितने एससी एसटी आईपीएस ऑफिसर हैं सब इकट्ठा हो और एक साथ में हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोपों का इंक्वायरी करने के लिए दबाव लाएं और अमनीत कुमार जी जो है और उनकी बेटियां, इनके साथ न्याय हो, ये हम मांग करते हैं। ये जो बात हुई है इससे पूरा समाज हमारा आहत है और ये घटना है, ये एक हम सब की आंखें खोल देने वाली एक घटना है। इसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए और हम सब लोगों को इकट्ठा आकर, हम सब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समाज के, ओबीसी समाज के जितने भी अधिकारी हैं, उन सब लोगों को ये जो मनवाद है, ये मनवाद के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा होना चाहिए और यूनाइटेड होना चाहिए और सब लोगों ने मिलकर ये समस्या का समाधान खोज निकालना चाहिए और इसके विरोध में अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना विरोध प्रकट करना चाहिए। मैं समझता हूं कि मेरी भावनाओं को आप समझ रहे हैं और इस बात को गंभीरता से लेकर अब तो हरियाणा में काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। चंडीगढ़ में उन्होंने पंचायत भी बैठाई है और पंचायत के 30 सदस्य है, वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो होना था वो तो हो गया है। इसके बाद में आने वाले जो लोग हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से सदियों के बाद आईएएस आईपीएस ऑफिसर तैयार किए जाते हैं। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर ऐसे तैयार नहीं होते हैं, गरीबी से ऊपर आते हैं, मेहनत करके आते हैं और मेहनत और परिश्रम करके हम ये चाहते हैं कि हम हमारे समाज का भला करेंगे। वो जब खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं मनुवादी लोगों के अन्याय से, तो समाज का भला कैसा करेंगे? और लोग हमारे ऊपर ताने कसते हैं कि आपने अपने समाज के लिए क्या किया। तो ये स्थिति है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार की जो बातें हैं भविष्य में ना हो और सरकार इसके ऊपर कड़े से कड़े कदम उठाए और इस प्रकार के जो लोग हैं, जो मनुवादी वृत्ति से ग्रसित लोग हैं, ऐसे लोगों को कड़क शासन करे, कड़क उनको दंडित करें और एससी एसटी के लोगों को, अधिकारियों को खासतौर से सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार।